हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए 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 स्टार्ट करते हैं भैया। लेक्चर नंबर 7। शनिवार को क्लास नहीं हो पाई थी, तबीयत थोड़ी नासाज थी इसलिए। ठीक है, बट अभी ठीक है, तो करते हैं शुरू। पढ़ाना भी है। यूं मान के चलो कि जो 18 को आपका टेस्ट है ना, 18 को है ना आपका टेस्ट। तो इस हफ्ते की जो क्लासेस होंगी उसमें जितना पढ़ाया जाएगा उतना आएगा, और मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा वो चीज को कि हाँ यहां तक आएगा। ठीक है, अगर ज्यादा पढ़ा दिया तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कि बेटा यहां तक ही आएगा। क्लियर है? नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। करें शुरू? चलिए बाबा। नॉट शेव्ड, ट्रिम्ड बेटा, ट्रिम्ड। हाइब्रिडाइजेशन है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या टॉपिक पढ़ के छोड़ा था, कौन बताएगा? लास्ट टॉपिक, लास्ट वाले में क्या कर रहे थे हम? जल्दी बता दो। पेंसिल का गेम कर रहे थे। तो कौन सी शेप बता दी थी? पेंसिल में सारी हो गई थी क्या? सब कुछ करवा दिया था क्या? एक बार बता देना। लास्ट शेप कौन बताएगा? जल्दी बता। लास्ट शेप। सबसे आखिरी जो शेप करी थी वो बताओ। जल्दी जल्दी टटोलो, पन्ने टटोलो भाई नोट्स के। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे, मुझे तो याद है क्या करवाया था। थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगी चीजें। पेंटागोनल प्लेनर, यस गुड। क्या पेंटागोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या था और कितने थे? जल्दी बताओ। ठीक है, शेप वाले सवाल हो रहे हैं। आज हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। बेसिकली एक थियरी जो आती है वो होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको बोलते हैं बेटा वीबीटी। वीएससीपीआर हमने कर ली। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये बॉन्ड बनाना सिखाता था। इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। दो तरीके से इसे पढ़ा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट में। और इसको मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं, ये ऐसा नहीं है कि इस थियरी के कोई पार्ट हो। मैं पढ़ाता हूं, मैं इसे पार्ट 1 मान के पढ़ाता हूं कि पहले बच्चे को यह बता दूं, और फिर इसे मैं पार्ट 2 में पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं आपको फर्क बता देता हूं मेरे पढ़ाने में और बाकी लोगों के पढ़ाने में, या किताबों में जो लिखा हुआ है उसके पढ़ाने में। मैं आपको फर्क बताता हूं। किताबें जो बताती है वो ये बताती है ओवरलैपिंग को पहले समझा देती है। किताबें क्या कर देती है? ओवरलैपिंग को पहले समझा देती है। फिर ओवरलैपिंग में समझने के बाद, प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग समझने के बाद पता लगता है कि ऐसा नहीं होता है, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये थियरी जब आई, मैं आपको बताता हूं, ये थियरी जब आई तो इससे पहले डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना रहे थे। डायरेक्ट ओवरलैपिंग से मतलब जैसे ये कार्बन है तो इसका 2s है बेटा। मेरी बात को समझना, यहीं से हम टॉपिक को उठाएंगे, अभी कुछ भी नोट मत करना। यहीं से हम टॉपिक को उठाएंगे। 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, मैंने एक्साइटेड स्टेट में ले लिया तो मेरे पास ऐसा हो गया। एक्साइटेड स्टेट में ले लिया मैंने कार्बन को, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ले लिया। ठीक है, तो मैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ूंगा, एक्साइटेशन में ये इधर चला जाएगा। अब मान लो CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CH4 का।
देखना फर्क क्या है, मैं क्यों उसे अब पहले पढ़ाता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। देखो पहले जो हुआ वो होने दो, हम तो अब सही रास्ते चले ना। अगर कोई गया है किसी रास्ते पे और वो वापस आते हुए ये कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे जाना वरना आगे धोखा मिलेगा, तो फिर हम सीधे रास्ते ही चलेंगे। तो पहले क्या हो रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन कोई नहीं जानता था कि ये क्या होता है, तो डायरेक्ट बॉन्ड बनाना ऐसे सिखा रहे थे। कैसे सिखा रहे थे वो सुन लो। डायरेक्ट बॉन्ड बनाना ऐसे सिखा रहे थे कि ये कार्बन है, इसका ये रहा ऑर्बिटल, ये रहा ऑर्बिटल, ये रहा ऑर्बिटल। अच्छा मैंने ये तो सिखाई दिया था कि ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के मिलते हैं उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। कितनों को याद है बेटा अभी तक? ओवरलैपिंग का मतलब बताया था, याद करो। ओवरलैपिंग का मतलब बताया था मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, याद है? वापिस रिकॉल करवा रहा हूं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या था? मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब दो ऑर्बिटल मर्ज होकर अपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन है उसे एक कॉमन एरिया में रखते हैं, यानी बेसिकली ये दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन ही तो फंस गए बेटा। याद है? याद है कि नहीं है? तो पहले दुनिया यही कर रही थी, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। तो फिर डायरेक्ट का मतलब क्या है? यहां पर 4 हाइड्रोजन आएगा, ये 1s आएगा तो यह हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, करेक्ट है। फिर यहां पे एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये अगेन 1s ऐसा, ये तीसरा हाइड्रोजन 1s ये रहा, और ये चौथा हाइड्रोजन 1s ये रहा, करेक्ट है बेटा। ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इससे बनेगा एक बॉन्ड। बोलो कौन सी ओवरलैपिंग कहेंगे उसको? 2s 1s कहेंगे क्या? अरे बोलो, अगर इससे एक बॉन्ड बनेगा तो इसकी ओवरलैपिंग का टाइप क्या होगा? 2s 1s होगा, ठीक है। तो 2s 1s हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है कि नहीं है? p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। 2p है तो मैंने 2px 2py 2pz लिख दिया। अब s में तो कुछ लगता नहीं है, 2s तो 2s होता है, उसका तो कोई xyz होता ही नहीं है बेटा, उसका तो कोई xyz होता नहीं, वो तो ऐसा होता है हर एक पे ऐसा ही होता है। तो यहां पे देखो x y z। अब क्या हुआ कि इसका मतलब है ये वाले बॉन्ड भी बनेंगे, लेकिन ये तो बनेगा कितना? 1। एक कार्बन, मतलब हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, राइट। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। 4 में से एक तो 2s 1s से बनेगा, सबको दिख रहा है बेटा, ठीक है। कह रहा है जेड बीच में होता है, फर्क नहीं पड़ता बेटा इससे कि जेड कहां होता है, कहीं भी लगा ले, किसी को भी जेड मान ले। कह रहे जेड बीच में होता है, ये तुम छोटी क्लासों में पढ़ के, इसमें से तेरी मर्जी जिसको जेड मान ले, क्या ही फर्क पड़ता है बता। ऐसा नहीं होता कि जेड बीच में होता है, इसमें से तेरी मर्जी जिसको एक्स वाई जेड मान ले, ये भी नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि ये 2p1s टाइप की 2p1s टाइप की ओवरलैपिंग है, ये कितनी है? 3 है। सुन लेना, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गई बात, ये समझ आ गई। अब हुआ क्या कि ओवरलैपिंग तो ऐसे हो गई, सब समझा ही रहते हैं, 4 ही बॉन्ड है, 4 ही बॉन्ड है, 4 ही बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत फिर क्यों पड़ी? बोले हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत क्यों पड़ी वो सुन लो। 2s 1s का बॉन्ड और 2p1s का बॉन्ड क्या एक जैसे हैं क्या? क्या लगता है आपको कि ये 3 जो ओवरलैपिंग है वो एक अलग टाइप की है, ये 3 ओवरलैपिंग एक अलग टाइप की है, और ऊपर वाली एक ओवरलैपिंग है वो एक अलग टाइप की है। और सबने ये कहा कि ये जो 2p1s है, ये 2p1s बेसिकली 3 बॉन्ड है, ये 2p1s टाइप के 3 बॉन्ड है, और ये तीनों बॉन्ड आपस में कितने डिग्री पर है? ये 2p1s टाइप के 3 बॉन्ड है, ये आपस में कितने डिग्री के हैं? तो ये ऐसे हैं, देखो, ये रहा कार्बन, है ना, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। 90 डिग्री पे ऐसे एक डब्बा होता है ना, इस तरह से, ये तो ऐसा 90 डिग्री पे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। बताओ ये कौन से वाले बॉन्ड है? ये तीनों जो हैं ये हैं 2p1s टाइप के बॉन्ड, हो गए नहीं हुए? अरे बोलो। तो क्योंकि वो px py pz है ना, वो क्या है? px
पी वाई पी जेड। और बताओ एक्स वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा। तो यानी कि ये एंगल इन बॉन्ड के बीच में भी एंगल कितना होगा, इन बॉन्ड के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होगा। इन बॉन्ड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल ही तो होगा तीनों बॉन्ड के बीच में। ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए था। लफड़ा वहीं पड़ा, लफड़ा वहीं पड़ा। जब CH4 का बॉन्ड एंगल देखा गया, तो CH4 का बॉन्ड एंगल जब देखा गया तो पाया गया कि वो तो 109.5 डिग्री आ रहा है, और वो ऐसा दिखता ही नहीं है, वो तो टेट्राहेड्रल है। भाई लोग तो ऐसे समझा रहे थे कि 3 बॉन्ड ऐसे हैं 90 डिग्री पे, तो लोगों ने पूछा चौथा बॉन्ड कहां है, तो बोला कि चौथा बॉन्ड इस कोने से कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पे भी हो सकता है। ये चौथा बॉन्ड, चौथे बॉन्ड का मूवमेंट हमें पता नहीं है। चौथा बॉन्ड की पोजीशन, इस फोर्थ बॉन्ड की पोजीशन, जो कौन सा फोर्थ बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड है 2s1s वाला। इस फोर्थ बॉन्ड की पोजीशन बाकी 3 बॉन्ड के पोजीशन के साथ विद रेस्पेक्ट टू अदर 3 बॉन्ड, दिस बॉन्ड की जो, इस बॉन्ड की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन थी, क्योंकि लोग इन तीनों को तो समझा रहे थे, साइंटिस्ट लोग इनको तो समझा रहे थे कि देखो ये रहा 2p है ना, ये 1s, ये 2px1s, ये 2py1s और ये 2pz1s है। तो सब खुश हो रहे थे कि अच्छा एक्स वाई जेड है तो 90 डिग्री एंगल हो गया। तो तीनों बॉन्ड को 90 डिग्री पे लगा के समझा दिया उन्होंने कि ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, 90 डिग्री ऐसा दिखेगा। बोला चौथा बॉन्ड कहां जाएगा, बोले चौथा बॉन्ड की पोजीशन इन तीनों के रिस्पेक्ट में अनसर्टेन होगी। क्यों, क्योंकि वो कोने पे कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा बोला। क्या बोला, वो कोने पे कहीं पे भी हो सकता है, उसके एंगल का अपने को पता नहीं, उसके एंगल का अपने को पता नहीं। यहीं से डाउट हुआ, बोला यार ऐसे तो बॉन्ड नहीं बनते। एक और तरीका था, एक और तरीका जहां से डाउट हुआ वो ये हुआ कि जब इन 3 बॉन्ड को तोड़ा गया सुनना बेटा, इन 3 बॉन्ड को तोड़ा गया तो इन तीनों बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा थी, इस एक बॉन्ड की कम थी। अब होने को देखो समझना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जब CH4 के चारों बॉन्ड को ब्रेक किया गया तो इन बॉन्ड की एनर्जी क्या आई, बराबर आई। वापस सुन रहा हूं, एक डाउट तो हुआ बेटा एंगल से, एक डाउट तो हुआ एंगल से। समझने की कोशिश करो, हम क्या समझ रहे हैं वो सुनो, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है वो सुनो। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन टर्म की जरूरत क्यों पड़ी? डायरेक्ट बॉन्ड बना सकते थे ना, पहले डायरेक्ट ऑर्बिटल बना के लोग समझा ही तो रहे थे, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन की बला आई क्यों, वो क्यों आई वो सुनो, अभी सुनो। पहला तो एंगल जस्टिफाई नहीं हुआ, शेप जस्टिफाई नहीं हुई कि इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा बनना चाहिए, लेकिन वो तो वैसा दिखता है। इसके अकॉर्डिंग तो 90 डिग्री के 3 बॉन्ड होने चाहिए, इसमें तो सारे बॉन्ड 109.5 डिग्री के आ रहे हैं। ये लफड़ा हुआ। तीसरा लफड़ा ये हुआ, इसमें से किसी भी बॉन्ड को तोड़ा तो एनर्जी बराबर आई, जबकि आपके अकॉर्डिंग जो आप पहले बिना हाइब्रिडाइजेशन के जो CH4 बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपके 3 बॉन्ड मजबूत और 1 बॉन्ड वीक होना चाहिए। ये हम आगे जाके सीखेंगे कि ये 3 वीक क्यों, ये 3 स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं और ये वीक क्यों होता है। ये ओवरलैपिंग, और अभी तो इतना समझ लो ये एक टाइप की ओवरलैपिंग है 2s1s और बाकी 2p1s की है। क्या ये 3 ओवरलैपिंग और ये एक ओवरलैपिंग एक जैसी है क्या? नहीं, ये 3 एक जैसी है और एक अलग है। तो अलग है तो बॉन्ड की एनर्जी भी अलग होगी, अलग है तो बॉन्ड की लेंथ भी अलग होगी, लेकिन यहां पर तो सारे बॉन्ड की लेंथ भी बराबर दिखी, यहां पर सारे बॉन्ड की एनर्जी भी बराबर दिखी। तब लोगों को लगा कि भैया गड़बड़ है, तुम जैसे समझा रहे हो उससे तो सब कुछ अलग आना चाहिए। यहां तो एंगल भी एक जैसे आ रहे हैं सब में, यहां पर एनर्जी भी एक जैसी आ रही है, इसका मतलब है ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तब जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की कि रुको, उन्होंने कहा रुक जाओ, शायद कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, शायद कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं होगा, हम डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे। क्या बोला? हम डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, हम पहले कार्बन के डब्बों को मिक्स करवाएंगे। पहले क्या बोला? कार्बन के डब्बों को मिक्स करेंगे। उस मिक्सिंग को नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दिया बेटा? उस मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन दिया। देखो अभी आपको फिर भी थोड़ा डाउट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, एक अगले 10 मिनट में आपको हाइब्रिडाइजेशन की फील आ जाएगी।
अगले 10 मिनट में आपको हाइब्रिडाइजेशन की फील आ जाएगी। तो मैं आपके सामने दो चीज बना रहा हूं, CH4 विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक तरह से इमेजिनरी है, पहले ये मान रहे थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसलिए हमने अब उसे इमेजिनरी कर दिया क्योंकि वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब ये है CH4 है ना विद हाइब्रिडाइजेशन, न्यू कॉन्सेप्ट। तो रियल कौन सा हुआ, जो आज है वो है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी वगैरह सबको ये मैच करवाएगा। वो इमेजिनरी इसलिए बोल दिया क्योंकि वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। पहले CH4 के फॉर्मेशन को जब हम इन दोनों में फर्क जान जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। तो फर्क क्या है वो सुनो, फर्क यह है कि इसके अंदर जो CH4 बनेगा, इसके अंदर जो बनेगा वो कार्बन, यहां देखते जाओ, ये कार्बन है ना, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 2s होगा। और अब लिख लो, अब आप लिख लो है ना, और ऊपर लिख देना नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे ऐसे और ऐसे बना लो बेटा। ये क्या होगा, 2s होगा, इसको 2px मान लो, इसको 2py मान लो और उसको 2pz मान लो, राइट। फिर यहां पर 4 हाइड्रोजन आएंगे, है ना, यहां पर क्या आएंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये हाइड्रोजन एक हुआ, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, इस तरह से बनेंगे इसके बॉन्ड। एक बॉन्ड यहां से बनेगा, एक बॉन्ड यहां से बनेगा, एक बॉन्ड यहां से बनेगा, एक बॉन्ड यहां से बनेगा। ये वाली ओवरलैपिंग बनेगी ऐसी, है ना। कितनी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें आएगा 2s 1s की 1 आएगा और 2p 1s की 3 बॉन्ड आएंगे। ये जो 3 बॉन्ड होंगे ये क्या होंगे बेटा, ये कार्बन प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो आपका 90 डिग्री एंगल होगा और यहां से जो बॉन्ड होगा इसकी पोजीशन अनसर्टेन होगी फोर्थ बॉन्ड की। ये जो फोर्थ बॉन्ड होगा इसकी पोजीशन क्या होगी, अनसर्टेन होगी, ये कहीं पे भी हो सकता है। ये वो बेसिकली 2s 1s वाला बॉन्ड होगा और बाकी के ये जो 3 है ये 2p 1s वाले बॉन्ड होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें एक्सप्लेन, जो इधर कमियां रह जाएगी वो ये समझा देगा। इसने कहा कि रुको, ऐसा नहीं होता है। बोले कैसा होता है, बोले कार्बन क्या करता है ना, पहले जब मेहमान घर पे आने वाले होते हैं, मेहमान कौन बेटा, 4 हाइड्रोजन, मेहमान कौन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, 1s, ये 1s, ये 1s, ये 1s। तो इन्होंने कहा कि भैया भाई प्रॉब्लम कैसे आई, मैंने समझाया था ना प्रॉब्लम कैसे आई, कि इसके अकॉर्डिंग तो 3 बॉन्ड तो 90 डिग्री पे आ जाएंगे और बाकी बॉन्ड का चौथे बॉन्ड का इन तीनों के रेस्पेक्ट में चौथे बॉन्ड की पोजीशन का कोई पता नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा बोला उन्होंने। फिर बोला कि जो एनर्जी है, अब इसके अकॉर्डिंग तो एनर्जी अलग अलग आनी चाहिए, लेकिन यहां तो एनर्जी, जो जब एनर्जी चेक की गई तो एनर्जी जो है वो एनर्जी जो है वो क्या आई, एनर्जी जो है वो सेम आई, सबकी बॉन्ड एनर्जी, सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल आई। तब लोगों को डाउट हुआ कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से पहले सब कुछ बराबर हो जा रहा है ताकि सारे बॉन्ड जो है वो एक जैसे बने। तो यहां देखो, यहां पर जब मेहमान आए तो ये घर का एक बेटा, ठीक है, ये घर के पिताजी, ये पिताजी हैं कार्बन, पिताजी अपने घर में इस तरह के 4 कमरे थे, 1 2 3 4, चारों कमरों में सब कुछ अलग अलग चीजें पड़ी हुई थी, अस्त व्यस्त। एक में बच्चा गेम खेल रहा है, चड्डा पहन के बैठा है, एक में कोई उठा ही नहीं है, 10 बज रही है, एक में कुछ और चल रहा है, एक में कुछ और चल रहा है, ऐसे करके सब कुछ अलग अलग थे। यानी कि इन सब का अरेंजमेंट, इन सब की एनर्जी, सब कुछ अलग अलग था।
अब सब कुछ अलग अलग था, तो जो मेहमान जब ऐसे जोड़ोगे, तो जब इसी कंडीशन में घर पे मेहमान आएगा, मेहमान मतलब बॉन्ड बनाने के लिए जो आया है सराउंडिंग एटम, जब उसी कंडीशन में घर पे आएगा तो सब कुछ ही अलग अलग मिलेगा। एक कमरे में मेहमान जाएगा, देखेगा कि वो चड्डे में सो रहा है, नहाया ही नहीं अभी तक एक बेटा। दूसरे कमरे में जाएगा, पता चले वो वहां पे कुछ टीवी चल रही है कोई, यानी कि जो मेहमान, चारों मेहमान अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है चारों मेहमानों को, इक्वल नहीं दिख रहा है कुछ भी। सोचो, दो कंडीशन सोचो कि मेहमान आए चार, और चार मेहमान घर में आए तो उनको सब जगह ही अलग अलग दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये बेटा पिताजी की बात नहीं मानता, ये बेटी पिताजी की बात नहीं मानती, ठीक है। पिताजी की पत्नी बोले तो मम्मी वो कुछ और ही कर रही है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो चिल्ला रही है, और यहां पे कुछ और ही चल रहा है। मान लो सब कुछ ही अलग अलग दिख रहा है, उन्हें हर रूम में अलग चीज दिख रही है। तो अब सबको अलग अलग रूम में जाना पड़ रहा है, तो सब अलग अलग तरीके से बिहेवियर देख रहे हैं सबका, सब अलग अलग हो रहा है, तो बॉन्ड भी अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। ये है, हो गई किसकी, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी यही है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि पिताजी एक ऐसा आदेश निकाले और बोले कि मेहमान आने वाले हैं, सब एक जैसे हो जाओ। क्या बोला, मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान जब घर पे आते हैं तो हम भी एक जैसे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। भले ही रोज की दुनिया हम कुछ भी कर रहे हो, भाई बहन आपस में झगड़ क्यों ना रहे हो, पापा मम्मी क्यों ना झगड़ रहे हो, लेकिन जिस दिन मेहमान आने वाले होते हैं उस दिन एक अलग सौहार्द का भाव होता है घर में, समरसता होती है घर में, सबकी एनर्जी बराबर होती है, सब एक जैसे होते हैं। कोई 10 बजे भी उठता है तो वो भी उस दिन 6 बजे उठ रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, कंप्लीट होकर बैठा है। ये अलग बात है कि उसे करना कुछ नहीं, कोई कुछ क्या कर रहा है, कोई टेबल साफ कर रहा है, कोई रूम साफ कर रहा है, सोफे वोफे अरेंज कर रहा है, सब बढ़िया कर रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसा ही है, हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसा ही है जिसमें पिताजी ने ये बोला कि सब बराबर हो जाओ मेहमान आने से पहले, कोई भी मुझे अस्त व्यस्त नहीं दिखना चाहिए। और पिताजी कौन, सेंट्रल एटम। तो बताओ किसके ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, आंसर है सेंट्रल एटम। किसके ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेंट्रल एटम। कमरे कितने थे, 4 थे। अब देखना हुआ क्या, ये ऐसे का ऐसा ही था, ऐसा का ऐसा ही बना दो आप, ऐसे का ऐसा ही बना दो। इसने कहा कि यार तुम, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, यहां पे एनर्जी गैप है, बोले हाँ है। अब एनर्जी गैप है तो बोले इनको मिक्स करो, तो यहां पे क्या हुआ, मिक्सिंग हुई। क्या हुआ, मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग किसकी, मिक्सिंग किसकी, 1s प्लस 3p की। कितने मिक्स हुए बेटा, 1s प्लस 3p मिक्स हुए कि नहीं हुए, जल्दी बताओ। 1s और 3p मिक्स हुए। जब मिक्स हुए तो कितने मिले, 1 2 3 4। कमरे थोड़ी चेंज हो जाएंगे, घर में कमरे तो 4 ही रहेंगे भाई। चारों कमरों के हालात एक जैसे नहीं थे, चारों कमरों में बैठे रहने वाले आदमी एक जैसे नहीं थे। अब उसे कमरे तो चेंज नहीं कर सकता, घर में कमरे तो 4 ही रहेंगे, तो 4 ही कमरे बनेंगे। यानी कि यहां से एक कसम खाओ, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि जो हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, मैं साथ के साथ सिखा भी रहा हूं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आप बोल रहे हो सर ओवरलैपिंग का मतलब भी तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। बेटा ओवरलैपिंग का मतलब होता था सेंट्रल एटम और मेहमान की ऑर्बिटल का मिक्सिंग। ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग का मतलब है, ओवरलैपिंग का मतलब है ऑर्बिटल की मिक्सिंग, ओवरलैपिंग भी होती है, बट समझो कैसे वो मिक्सिंग है। एक तो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स की और मेहमानों के ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, वो अगला स्टेप है बेसिकली। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मिक्सिंग कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल एटम, यानी कि उसी घर के कमरों को मिक्स कर रहे हैं पहले, कि सब कुछ एक जैसा करो यार, ताकि मेहमान आए ना तो उनको हर रूम में अलग अलग बर्ताव ना मिले, एक जैसा मिले। एक जैसा मिलने के चक्कर में इन्होंने मिक्स कर दिए। अब ये मिक्स हो गए, बताओ जब मिक्स हो गए तो क्या ये एनर्जी गैप रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये एक जैसे हो जाएंगे। एक जैसे हो गए, बताओ हो गए नहीं हो गए। अब जब ये एक जैसे हुए तो इसका नाम क्या हो गया, sp3। क्यों, क्योंकि इस डब्बे में भी 1s और 3p का कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। अरे 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, वो सब में आएगा। इसका भी नाम sp3 हो गया, इसका भी नाम sp3 हो गया, और इसका भी नाम sp3 हो गया। इसको sp3 ही तो बोलेंगे हम, कि इन्होंने क्या किया, एक s और 3p को मिला दिया, एक s और 3p को मिला दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करना हाइब्रिड होता है।
तो सारे कैरेक्टर सब में है, इसी को तो हाइब्रिड बोलेंगे भाई। दोनों कैरेक्टर अगर आ जाएं उसी को हाइब्रिड बोलते हैं, मिक्स। तो एस कैरेक्टर भी है इसमें, पी कैरेक्टर भी है इसमें, ये दोनों के कैरेक्टर से मिला हुआ है। अब इन सब की एनर्जी एक जैसी हो गई, ये यहां यहां यहां। अब इन्होंने बोला, अब बोला मेहमानों को कि आ जाओ। क्या बोला? अब मेहमानों को कि आ सकते हो अब आप। तो अब यहां पर मेहमान आए, एक मेहमान यहां, दूसरा मेहमान यहां, तीसरा मेहमान यहां, चौथा मेहमान यहां। ये देखो, ये क्या 1s है, 1s है, 1s है, 1s है। अब ये बॉन्डिंग होएगी, अब ये बॉन्ड बनेगा। तो मेरा समझाने का मतलब है कि अब इसमें ओवरलैपिंग, अब इसमें टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? एक ही तरह की। और उसका नाम कौन बताएगा? बताओ। अब इसकी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैसी होगी? जल्दी बताओ। अगर तुमने ये आंसर दे दिया ना, मैं समझ जाऊंगा तुमको हाइब्रिडाइजेशन आ ही गया, और साथ के साथ ओवरलैपिंग के भी मजे ले लिए तुमने। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पी एस नहीं बोलना है, पी एस नहीं, एस, sp3 और 1s। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? sp3 और 1s। क्या sp3 और 1s हो गया? ये sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल बोलूंगा इसको मैं, या हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलूंगा? ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, चलो इसको तो प्योर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। और ऐसे कितने बने बेटा? 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बनेंगे। ये देखो 1 2 3 4। अब इनका जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। sp3 ऐसा, sp3 ऐसा, sp3 ऐसा और sp3 ऐसा। यहां 1s, यहां 1s, यहां 1s, यहां 1s। ये 1s है ना, या इसको ऐसे लिख दो, ये 1s, ये sp3, दोनों जुड़ गए। ये sp3, ये 1s, ये sp3, ये 1s, ये sp3, ये 1s। ये 1s किसका है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब इसके अंदर थीटा भी कितना आएगा? 109.5 डिग्री का आएगा। ये कैसा हो गया है अब? टेट्राहेड्रल। तुमसे पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत CH4 में, CH4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तुम आंसर क्या दोगे पता है? टू एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल एंड टू एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल शेप। वापस सुनो, वापस सुनो। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल। 3 चीजें जो कि सही मानी जाएगी। पहला, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उधर से तो 109.5 डिग्री नहीं निकल रहा था। टेट्राहेड्रल शेप उधर नहीं आ रही थी, यानी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ता है। यस। बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ता है। यस। और ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूरत पड़ेगी? आंसर, सारे बॉन्ड की एनर्जी एक जैसी, सारे बॉन्ड की लेंथ एक जैसी, यानी कि बॉन्ड पैरामीटर्स का जो इक्विवेलेंट बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ता है। वापिस सुनो, क्या इधर बॉन्ड नहीं बन रहे थे? बन रहे थे। कितने बन रहे थे? 4 बन रहे थे। क्या इधर बॉन्ड नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4 ही बन रहे हैं। यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। 4 तो हम इधर भी बना रहे हैं। तो आपको बोला जाएगा क्या टेट्रा वैलेंसी, वापिस सुनना बेटा, शब्द शब्द गौर से पकड़ना, क्या कार्बन की CH4 मॉलिक्यूल में, CH4 मॉलिक्यूल में क्या कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है? 2 शब्द हैं, दोनों पे गौर करना। टेट्राहेड्रल और टेट्रा वैलेंसी। बेटा लेवल यहां चल रहा है, और अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो खुश नसीब मानो कि इतनी मुश्किल बातें तुमको आसान आसान भाषा में समझा रहा हूं। क्योंकि जब यह समझ आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मौज हो जाएगी। लिखवा लो मेरे से, आगे सब आसान लगने वाला है। मौज हो जाएगी, मौज। समझ आ रहा है ना बेटा? समझ आ रहा है ना? फील आ रही है ना? मुझे बताओ, CH4 मॉलिक्यूल की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ी क्या? नहीं। 4 बॉन्ड, टेट्रावेलेंसी मने 4 कोवेलेंसी।
टेट्रावेलेंसी का मतलब, टेट्रा मतलब चार, वैलेंसी फॉर द कोवेलेंसी। अरे तो चार बॉन्ड तो हम सर पहले ही बना रहे थे, तो टेट्रावेलेंसी इधर भी है, टेट्रावेलेंसी उधर भी है, ये तो कॉमन है। दूसरा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ी क्या? हमने पढ़ा वीएससी पीआर में, हमने वीएससी पीआर में पढ़ा कि जो टेट्राहेड्रल होता है वो नॉन प्लेनर होता है ना। 6 बॉन्ड होते हैं इसमें 109.5 डिग्री के, याद है, पेंसिल से बनाया था। दूसरी तीसरी स्ट्रक्चर थी, तीसरी स्ट्रक्चर, हाँ ना, दूसरी मेरे तीसरी स्ट्रक्चर थी। पहला लीनियर था, दूसरा स्क्वायर प्लेनर था, चौथा टेट्राहेड्रल था, याद आ रहा है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, क्या बोल रहा था मैं? यस, नॉन प्लेनर को समझाने के लिए जरूरत पड़ी क्या? आंसर है नहीं। जिसने नो लिखा ना, है ना, उसको सैल्यूट है, क्योंकि वो ये समझ गया कि छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि एक्स वाई और जेड स्ट्रक्चर, एक्स वाई और जेड पे बनी हुई स्ट्रक्चर, एक्स वाई और जेड पे बनी हुई स्ट्रक्चर, वो तो नॉन प्लेनर हो ही गई ना। यानी कि इसकी नॉन प्लानैरिटी को समझाने के लिए तो ये 3 बॉन्ड ही काफी है। ये 3 बॉन्ड अपने आप में बोल रहे हैं कि मैं नॉन प्लेनर हूं, बिकॉज एक्स एक्सिस में भी एक बॉन्ड दिख रहा है, वाई एक्सिस में भी एक बॉन्ड दिख रहा है, और जेड एक्सिस में भी बॉन्ड दिख रहा है। यानी कि नॉन प्लानैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इधर भी नॉन प्लानर बना, उधर पहले से भी नॉन प्लानर था। यानी जो डाउट आया वो नॉन प्लानैरिटी को लेकर भी नहीं आया, जो डाउट आया वो कोवेलेंसी को लेकर भी नहीं आया, डाउट आया एंगल से, डाउट आया सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, डाउट आया ज्योमेट्री से। तो वाकई में जहां डाउट आया वही तो नीड बन गई। जो जो डाउट थे वो जरूरत थी हाइब्रिडाइजेशन की। तो बताओ CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत किन 3 चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ी? आंसर है चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए, पहला। दूसरा है उसे टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल, एक ही बात है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए। चौथा, वो मिलता जुलता है, सॉरी तीसरा, सेकंड और थर्ड मिलता जुलता है उसका बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करने के लिए, कि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं और सारे बॉन्ड एंगल भी एक जैसे हैं। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ी इसकी। बाकी सब तो हम समझा ही देते, 4 बॉन्ड हैं उसी में है, जरूरत थोड़ी पड़ेगी। नॉन प्लानैरिटी इसमें भी है, इसमें भी है, याद रहेगा। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे आप? मुझे पहले एक काम करो, यहां पर हम ये डाल देते हैं, तो यहां डाल देते हैं टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंट डाल दो, ठीक है, डाल दिया। नॉन प्लेनर डाल दिया, ठीक है, नॉन प्लेनर है। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, तो इसको क्रॉस लगा दो, इसको राइट लगा दो, इसको राइट लगा दो, ऐसे ही बनाना। टेट्रावेलेंट है, नॉन प्लेनर समझा सकते हैं, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल नहीं समझा सकते। और क्या क्या इसके अंदर जो दिक्कत आई, वो ये दिक्कत आई क्या? पोजीशन ऑफ फोर्थ CH बॉन्ड इज अनसर्टेन with respect to other 3। ठीक है बेटा, क्या ये टेट्रावेलेंट है? इसमें है। नॉन प्लेनर है। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल नहीं है। पोजीशन ऑफ फोर्थ CH बॉन्ड इज अनसर्टेन विद रेस्पेक्ट टू अदर 3, यस, ये भी सही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या लिखोगे जल्दी बताओ। इधर क्या क्या लिखोगे जो रियल है बेसिकली कि ऐसा होता है? इधर क्या क्या लिखोगे? क्या ये टेट्रावेलेंट है? नॉन प्लेनर है? टेट्राहेड्रल है? ठीक है, ऑल बॉन्ड एंगल थीटा जो है वो 109.5 डिग्री है, यस।
ठीक है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सप्लेन हो ही गई, टेट्रावेलेंट हो ही गया, नॉन प्लेनर हो ही गया, और क्या, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, इक्विवेलेंट, है ना, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, यस, ये भी सही है। लिख दो थोड़ा सा। तो अब तुमको समझ आ ही जाएगा कि अगर कोई सवाल आया तो हाइब्रिडाइजेशन किसको समझाने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इधर उधर जो कॉमन है उसको समझाने के लिए जरूरत तो नहीं पड़ेगा, ये तो कॉमन हो गए दो। तो फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझाने के लिए जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उधर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है। तो इधर तुम एक काम करो, टेट्राहेड्रल लिख के क्रॉस कर सकते हो। क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझा रहा है? क्रॉस लगा देना। नहीं समझा रहा है। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल नहीं समझा रहा है। तो जो उधर नहीं समझा रहा है वही जरूरत हमारी इधर हो गई। तो कर लोगे मेरे ख्याल से, ऐसा कोई सवाल आएगा तो, है ना। इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा मेरे ख्याल से। सो आपने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी सीख लिया। किसके साथ? नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ। क्यों? क्योंकि हमने CH4 को ही दो तरीके से बना के देख लिया। तो मुझे बताओ, ये क्या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है? इस पर जब भी सवाल आएगा तो ऐसा आएगा, इमेजिन इफ कार्बन रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड इन CH4। वापिस बोलो, कैसा सवाल आएगा बेटा? इमेजिन इफ, कैसा आएगा? इमेजिन इफ कार्बन, इमेजिन इफ कार्बन रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड इन CH4, then which of the following is statement is correct, which of the following statement is incorrect, ऐसी कोई चीज पूछेगा वो। ठीक है, वापिस बोलो, सवाल का मतलब ये था कि इमेजिन करो कि अगर CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या कौन से गलत हैं। तो अब आप भूलना मत, स्टेटमेंट इन्हीं में से बनेंगे बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट इन्हीं में से बनेंगे। ठीक है, और ये जो है ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एक स्टेटमेंट ऐसा भी बन सकता है कि 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग 1 बॉन्ड वीक, वो करेक्ट होगा। वो उल्टा बना सकता है, 3 बॉन्ड वीक 1 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, वो गलत होगा। ठीक है बेटा, और ये वीक स्ट्रॉन्ग हम आगे ही पढ़ पाएंगे, अभी नहीं पढ़ा सकता मैं कि ये वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो वो हम आगे जब ओवरलैपिंग वाला पार्ट ले रहे होंगे ना, तो मैं आपको वापस याद करवाऊंगा कि बेटा देख, मैंने यहां पर वीक और स्ट्रॉन्ग लिखे थे CH4 के लिए, वो इसलिए लिखे थे, कोई रीजन है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग है, ये 3, यानी कि इस ओवरलैपिंग में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। याद रहेगा बेटा? ठीक है, नोट करो फटाफट। जो चीज नहीं दिख रही है क्योंकि कुछ छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको मैं अलग स्लाइड पे लिखूं, क्योंकि सारा मसाला इसी पे रहे तो मजा आ जाए। हाँ, सारी बॉन्ड की एनर्जी एक जैसी हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन आ जाएगा, वो वाला सवाल जब आएगा ना, मैं खुद ही करवा दूंगा। अभी सवाल करा दूंगा ना, मजा नहीं आएगा तुमको। वो सवाल आएगा, मैं खुद कराऊंगा तुमको, मजा आएगा उससे। चले आगे। लिख लिया बेटा? लिख लिया क्या? इसको X लिख दो, इसको Y लिख दो, इसको Z लिख दो। लिख लिया? लास्ट में इक्विवेलेंट, ज्यादा स्पेलिंग गलत हो गई, रुक जा, सही कर लेंगे इसको। इक्विवेलेंट, एक जैसा, है ना, इक्विवेलेंट। डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आगे आएगा, पहले फील आई ना। देख, फील पहले आनी चाहिए, टॉपिक बाद में स्टार्ट होना चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं पहले फील लाता हूं, फिर टॉपिक शुरू करता हूं। अब करते हैं टॉपिक शुरू। डर किस बात का? क्या तुमको अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में दिक्कत है? देखो, शेयरों हाइब्रिडाइजेशन निकालना तुम पहले सीख चुके, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अभी अभी समझ आ गई, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें अभी अभी समझ आ गया। तुमने अभी कुछ नहीं सीखा होगा, लेकिन मैं अभी रिलेट कर करके बताऊंगा
की चीजें तुमने बहुत कुछ सीख ली उसके अंदर, है ना। तो आ जाओ, लिखो इसमें, वो तो करना ही है, उसके ऊपर हेडिंग लगा देना, वो जो दो बनाए तुमने की नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऐसे करके, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वो हमने उस एक CH4 मॉलिक्यूल से समझा है, और क्योंकि वो पहला मॉलिक्यूल था जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन इजाद हुआ, इसीलिए उसी से समझाया जाता है। ऐसा नहीं है, उसके जैसा फिर बाकी मॉलिक्यूल्स में भी समझा सकते हो आप, ठीक है, याद रहेगा। तो CH4 वो पहला मॉलिक्यूल था जिसकी वजह से दुनिया में हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए हमने भी CH4 से भी समझ लिया। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ CH4 में ही हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं, सब में होगा फिर। बाकी फिर उसने दिमाग में लोगों के हाइब्रिडाइजेशन का वहम पैदा किया कि यार यही मॉलिक्यूल था जिसकी वजह से आज हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। हाँ, नोट करो ना, डेफिनेशन वगैरह नोट करो, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह मैं समझाऊंगा धीरे 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 धीरे, करो। इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स हैविंग सेम or similar energy combine with each other and form new orbitals of same energy। अब इतना नहीं समझ आया तो लिख दो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और यह जरूर ध्यान रखना कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के लिए भी बोला जाता है, बट वो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक सेंट्रल एटम होता है, एक सराउंडिंग एटम होता है। वो बेसिकली इस मिक्सिंग के बाद होने वाली मिक्सिंग है, वो बॉन्ड बनने वाली मिक्सिंग है। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बनने का फिनोमेना नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बनने से पहले की तैयारी है, मेहमान आने से पहले की घर पर जो तैयारी हुई है वह है, सबको एक जैसा कर लो, वो तैयारी का नाम हाइब्रिडाइजेशन है। बताओ हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? सेंट्रल एटम का। मेहमानों का हाइब्रिडाइजेशन हुआ क्या? नहीं। किसका हुआ? पिताजी के ऑर्बिटल्स का, यानी पिताजी के कमरों का, पिताजी के घर के कमरों का। ठीक है बेटा। तो इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और सिमिलर एनर्जी, डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लिखना है, यहां पर बहुत सी किताबें डिफरेंट लिख देती। बेटा डिफरेंट का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है, सिमिलर का मतलब भी यही होता है कि एग्जैक्ट सेम नहीं होना। सिमिलर का मतलब भी होता है कि छोटा मोटा एनर्जी डिफरेंस है तो मिक्सिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है तो मिक्सिंग नहीं होगी। ये मैं अभी आगे आगे वाले पॉइंट में समझा दूंगा बेटा, अभी रुक जा, 2 मिनट में समझा दूंगा, अभी सिर्फ नोट करो। कर लिया बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां से हम हाइब्रिडाइजेशन की और फील लेंगे, बहुत कुछ मैं सिखा चुका हूं, बहुत कुछ लेंगे। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equal to the number of atomic orbital that get hybridized। एनसीईआरटी की लाइन है। पहले मैं अपनी लैंग्वेज लिखवाता था, फिर मुझे लगा जब मैं भी यही लिखवा रहा हूं ऑलमोस्ट सेम, तो क्यों ना हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन का जो पॉइंट्स हैं वो कुछ कुछ एनसीईआरटी से ही उठा लिया जाए, क्योंकि आना तो अल्टीमेटली यही वाला लैंग्वेज है नीट में। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, इसका मतलब सीधा सीधा है, एमडीजे से अगर आप समझना चाहो तो वो ये कहता है कि जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। इसका मतलब क्या है? जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। मिल कौन रहा है यहां पे? कौन मिल रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम प्योर ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। 1s3p ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल वो जो दो का मिक्सचर हो, दो या दो से ज्यादा का मिक्सचर हो। तो यहां पर ये 4 का मिक्सचर बन के ये 4 नए बन गए। नाउ sp3 को आप एटॉमिक ऑर्बिटल तो बोलोगे, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल में एक नई कैटेगरी आ गई, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हैं बेसिकली, बिकॉज एक ही एटम के ऑर्बिटल हैं, तो इसे एटॉमिक ऑर्बिटल ही कहेंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल थोड़ी है। एटम के ऑर्बिटल, वो भी एटम के ऑर्बिटल्स ही हैं, ये भी एक ही एटम के ऑर्बिटल्स हैं, ये भी कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, ये भी कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैं उसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलूंगा
फिर इसको भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। तो क्या किया, समझने के लिए उनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोल दिया और इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दिया। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वो भी एक ही एटम के ऑर्बिटल है, ऐसा थोड़ी है कि उसमें कुछ अलग बन रहा है। तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी डेफिनेशन होती है बेटा, मिक्सिंग नहीं होती है उसे कहा जाता है प्योर। कहते हैं ना कि मिक्स मत कर, प्योर दे। तो ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं। तुमको कहा जाए कि 2s क्या है तो प्योर ऑर्बिटल है, 2p क्या है तो प्योर ऑर्बिटल है। लेकिन sp3 क्या है, मिक्स हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp2 क्या है, मिक्स हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp क्या है, मिक्स हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, तुमने 4 मिलाए तो 4 ही बनेंगे। याद रखने के लिए जाहिर सी बात है कि मेहमान आता है तो मेहमान आने से पहले घर के कमरे कम ज्यादा थोड़ी कर लेंगे हम, कमरे तो उतने ही रहेंगे ना। तो ये कमरे हैं, 4 कमरे थे, इन 4 कमरों को एक जैसा बना दिया। पहले ये चारों कमरे अलग अलग टाइप के दिख रहे थे, इन चारों कमरों को यूं मानो, ऐसे समझो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, फिर से बना दिया, एक जैसा बना दिया। लेकिन बनेंगे उतने ही जितने मिलेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि जितने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए फॉर्म होते हैं। तो याद रहेगा, जितने मिलेंगे ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, या इनको प्योर ऑर्बिटल बोल दो, और ये क्या है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतने बनेंगे। बात समझ आ रही है बेटा? पढ़ने वालों से पूछ रहा हूं, बाकी तो कोई बात नहीं। चलो, अपनी बात कर रहे हो, घरेलू करते रहो, वो भी जरूरी है। तो इसी पॉइंट से हम नीचे वाला एक पॉइंट इसी में ऐड करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। बेसिकली ऑर्बिटल को मिक्स करके ऑर्बिटल ही तो बना रहे हो, कमरों को मिक्स करके कमरे ही तो बना रहे हो। भाई 4 को मिक्स कर रहे हो, 4 बन रहे हैं, 3 को मिक्स करोगे 3 बनेंगे, 2 को मिक्स करोगे 2 बनेंगे। तो इसका मतलब है क्या, कमरे से कमरा ही। लेकिन एक यूं मान के चलो कि एक घर में 4 कमरे हैं, एक छोटा 3 बड़े, तोड़ दिए, कितने बनाए, बोले 4 है तो 4 ही बनाएंगे, वापस 4 बनाओ, 4 को तोड़ा 4 ही बनाओ, लेकिन अब इस बार चारों की साइज बराबर कर दो। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन है और कुछ नहीं है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। यानी कि यहां पे देखो कि अगर आप S प्लस P जोड़ते हो तो SP बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। बताओ 2 क्यों बने, बताओ 2 क्यों बने, ये 2 क्यों बने, ये SP और ये SP, 2 क्यों बने, कौन बताएगा? फिर अगर आप एक S और 2 P जोड़ते हो तो 3 बनेंगे, और तीनों का नाम होगा sp2 sp2 sp2। ये भी एक जैसे होंगे। एक कह रहा है बेकार टीचर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रवाना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये जो जवाब दे रहे हैं ना, ये रोटी थोड़ी खाते होंगे, ये तो कचरा खाते होंगे, इसलिए इनका दिमाग चल रहा है, इसलिए इनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तू कुछ अलग खा रहा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो मत खा। ठीक है, जिसको समझ आ रहा है उसको आ रहा है। ऐसे कोई हाइब्रिडाइजेशन समझा दे तो चला जा, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, जा चला जा। चेहरा याद आ गया होगा बाबा का, चला जा। sp3 sp3 sp3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि एक S और एक P मिला, 2 मिलेंगे 2 बनेंगे। नाम क्या होगा, दोनों का नाम ले लो, एक यहां से ले लो एक यहां से ले लो, तो sp sp। अब 2 डब्बे बनेंगे, दोनों का नाम sp sp होगा। फिर यहां हमने एक S और 2 P लिए, 3 P की जरूरत नहीं है, नहीं लिया, हमने 3 को ही मिक्स किया, तो अब क्या नाम होगा, S
P2 जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, 3 मिलेंगे 3 बनेंगे। ठीक है, बेकार टीचर है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। देख तेरा आधा स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो तू पहले लिख रहा है ना बेकार टीचर है, वो मत लिख, तकलीफ होती है। तेरी मेरे को तो 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अगर मैं बेकार होता तो आज कोई किराने की दुकान खोल के बैठ जाता। अगर मैं बेकार होता तो सेलेक्ट होके बच्चा मेरा नाम नहीं ले रहा होता। अगर मैं बेकार होता तो मतलब कुछ और कर लेता यार, समोसे की रेडी लगा लेता, किराने की दुकान खोल लेता, कहीं झाड़ू पोछा कर लेता, कुछ और कर लेता। अगर टीचिंग में बेकार होता तो काम तो वो भी बेकार नहीं है, दुनिया का कोई भी काम बेकार नहीं होता। अगर टीचिंग में बेकार होता तो मैं कुछ और करता ना, तेरा थोड़ी वेट करता कि कोई 12वें साल आएगा और 12वें साल मुझे आके कोई बोलेगा कि बेकार टीचर हैं, मुझे 12 साल बाद पता लगेगा कि ये गलत लाइन में था मैं, 12 साल बाद। तो मैं कोई तेरा इंतजार कर रहा हूं ये चीज पता करने के लिए कि मैं बेकार हूं, है? तू खुद सोच के देख, 12 साल बाद अगर किसी टीचर को तू बेकार बोल रहा है ना, तो बेटा इसका मतलब है कि तेरे जैसे बहुत आते हैं हर साल, लेकिन वो फिर अगले साल भी आते हैं, उससे अगले साल भी आते हैं, उससे अगले साल भी आते हैं, उससे अगले साल भी आते हैं तेरे जैसे। फिर उनके मैसेज आते हैं मेरे पास तेरे जैसों के, कितने साल बाद? 6 साल बाद, 5 साल बाद। सर मेरा ये 5वां ड्रॉप था, अब घर वाले कह रहे हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, क्या करूं सर, सजेस्ट करो सर, कुछ करो, बताओ सर अब क्या करूं। वो फिर वहां आते हैं। तो अभी तेरा रास्ता लंबा है, अभी तू 2-3 साल तो ऐसे ही कमेंट कर, अभी 2-3 साल तू टीचर में कमी निकाल। 3 साल तो घर वाले भी मानते हैं कि टीचर अच्छा नहीं होगा इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ, यानी 3 साल तो तुम बच सकते हो पढ़ाई किए बिना। मतलब तुम 3 साल मत पढ़ो, 3-4 साल मत पढ़ो, टीचरों को गाली देते रहो, कोचिंग बदलो, इस कोचिंग में गए, अगले साल उस कोचिंग में गए, अगले साल उस कोचिंग में गए, तो 3 साल तो तुमको घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी वही गलत फहमी होगी जो तुमको होगा कि सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोचिंग बेकार थी या टीचर बेकार था। जिस लेवल का पेपर आ रहा है ना, स्कूल में पढ़ के सेलेक्ट हो जा, कोचिंग की तो जरूरत भी ना पड़े। मेरी बात तो समझ रहा है बेटे? बात तो समझ रहा है ना? तो यही करेगा तू, लेकिन एक दिन तुझे पता चलेगा कि गलत मैं था, कमी मुझ में थी। बेटा रिसीवर भी तो खराब हो सकता है ना। अब तुझे तो 1 ही साल हुआ है पढ़ते हुए, पहला साल है, तेरे बेकार होने के चांस ज्यादा है, मेरे तो 12 साल हो गए, मेरे बेकार होने के चांस कम है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं कब से। होता बेकार तो मैं अब तक छोड़ के नहीं चला जाता, कुछ और कर लेता बेटा। सोच समझ के बोलो, तमीज से रहो, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, दुनिया में हर जगह, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर जगह मर्यादा में रहो, ज्यादा बेटर है। मर्यादा लांघनी है जो कि ट्रेंड है आजकल का, तो कहीं और लांग बेटा, यहां मत कर, ठीक है? और टीचर ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट करना है तो करो, पुचकारने वाला कभी टीचर नहीं होता कि बेटा ले ले ना, ये ले 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 बेटा, चम्मच से खिलाऊंगा, ऐसा टीचर कभी नहीं होता। ऐसे तो पेरेंट्स भी नहीं होने चाहिए। एक वक्त के बाद, छोटा बच्चा है तब तक तो आप करो, प्यार से रखो, पेरेंटिंग भी एक वक्त के बाद थोड़ी सख्त सख्त हो जाए तो संभल जाती है चीजें। टीचर भी सख्त है तो ही संभलोगे, है ना? ठीक है बेटा, तो यहां 4 मिले हैं,
तो 4 बनेंगे, तो यहां एक और बना दो बेटा। कब से लिखे हैं, मैं कब से देख भी रहा हूं कि हाँ, मैं वो तुम्हें बात कर रहा था ना, ज्ञान देना भी तो जरूरी है। क्या करोगे झूठे मोटिवेशन का, ये है रियल मोटिवेशन। रे है ये खुद की पहचान इज रियल मोटिवेशन। आपकी अगर आपसे पहचान हो गई तो रियल मोटिवेशन। सबको बहुत अच्छा पहचानते हो, मुझे भी पहचान गया, कह रहा बेकार टीचर है। सबको बहुत जल्दी पहचान लेते हो, खुद को खुद से पहचानो, ये है रियल मोटिवेशन। और जो कर रहे हो उसको शिद्दत से निभाओ। पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो शिद्दत से मत पढ़ो। क्योंकि नहीं पढ़ रहे हो, आज क्लास लेने का मन नहीं है ना, तो घर वालों के सामने चला के नाटक मत कर, बंद कर, घर वालों को बोल आज मन नहीं है, और आराम से बैठ घूमने जाओ उनके साथ, मम्मी पापा के साथ। क्योंकि जो भी कर रहा है ना शिद्दत से कर, नहीं पढ़ रहा है तो वो भी शिद्दत से कर। नाटक मत करो, ना पढ़ने का ना नहीं पढ़ने का, दोनों नाटक मत करो, क्योंकि वो गलत है। वो खुद से जिस दिन झूठ बोलोगे वो सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। और लाइफ में सेटिस्फैक्शन खुद से जब आएगा वही असली कामयाबी है। डॉक्टर बन जाना, कामयाब हो जाना, पैसे कमा लेना, कामयाब हो जाना, किसी अपने मन चाहे फील्ड में चले जाना और सक्सेस हासिल कर लेना, नहीं है कामयाबी ये। गलत, गलत। कितना ही पैसा कमा लो, आत्मसंतुष्टि जरूरी है। कितना ही पैसा कमा लो, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, अगर तू डॉक्टर बनने के बाद भी खुद से खुश नहीं है ना, तो फिर डॉक्टर बन के क्या उखाड़ा। मैं टीचर बन के अगर अपनी टीचिंग से खुश नहीं हूं, मैंने क्या उखाड़ा टीचर बन के। इसलिए आत्मसंतुष्टि जो होती है ना, वही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। यह समझ जाओगे उस दिन सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। यह रियल मोटिवेशन है। और ये बातें बाउंस जाएगी, क्योंकि कक्षा 11 है अभी तो। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनके पास सब कुछ है लेकिन सेटिस्फाई नहीं है वो फिर भी खुद से। क्या फायदा है ऐसी कामयाबी का, जो आपको खुद से ना मिलाए। क्या मतलब ऐसी कामयाबी का, बताओ। कामयाबी वो होती है जो आपको आपके दर्शन करवा दे। ले बेटा, the hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbital। जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। रीजन सुनो क्या। जैसे मान लो ये एस ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होता है, जब दो न्यूक्लियस पास आते हैं। दो न्यूक्लियस क्यों पास आते हैं, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, ये दो न्यूक्लियस, और मैंने ऐसे कहा होगा कि यहीं पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इसे बॉन्डिंग रीजन कहते हैं। कुछ याद आ रहा है। दो गायों के बीच में चारा डालोगे तब तक ही गायें जो हैं वो पास हैं, जितना चारा डाले जाओगे पास आती जाएगी। तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड अच्छा होगा। यानी बॉन्ड बनने की वजह इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है। दो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वही तो बॉन्ड बनने की वजह है। और अगर वजह अच्छी हो तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। अगर वजह अच्छी हो तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। सर ये वजह अच्छी कैसे हो सकती है? वजह अच्छी हो सकती है जब, जैसे यहां पे हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, आपने पी ऑर्बिटल ले लिया, इस पी ऑर्बिटल में यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर भी फैली हुई है, इधर भी फैली हुई है, दोनों लोब में फैली हुई है, एस के अंदर इसमें भी फैली हुई है। अब अगर मैं इनको मिला के ऐसा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दूं, ये क्या बन गया आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या बन गया बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसा ही होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी बना रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर फैली हुई थी वो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक तरफ आ गई। मतलब मैं ये कहूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो गया, एक तरफ हो गया। अरे याद है किस लेवल की बात कर रहा हूं? समझ में भी आ रहा है?
दीदी भैयाओं के समझ नहीं आ रहा होगा। इस साल जिसकी रैंक आई है उसे नहीं पता होगी ये बात, भरोसा रख। इस साल जिसकी रैंक आ गई होगी ना उसे भी नहीं पता होगा ये। तो सुन ले कि हाइब्रिड, सब याद करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल। ये जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी फैली हुई होगी। तू अगर सिंपल इसी से बॉन्ड बनाएगा तो, तू इससे सिंपल बॉन्ड बनाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ फैली हुईगी। तो हाइब्रिड बनने पर क्या हो जाता है ऐसा, हाइब्रिड बनने पर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एक है और ये जब मिलते हैं तो ऐसा बनता है, और जब ऐसा बनता है तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लोब में चली जाती है। जो इधर उधर फैली हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही थी वो एक जगह आ गई। अब मान लो यही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाए किसी के साथ, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी के साथ बॉन्ड बनाए, मान लो इसके साथ बॉन्ड बनाए, तो चांसेस ज्यादा है यहां एक न्यूक्लियस है, यहां पे भी एक न्यूक्लियस होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन बीच में आने के चांसेस ज्यादा हो गए क्या? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बीच में आने के चांसेस ज्यादा हो गए। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ऐसी कंडीशन बना देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, और यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इकट्ठा होकर एक तरफ आ जाती है। अब एक तरफ आ जाती है तो फिर मैंने कहा था बॉन्ड बनने की वजह तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तभी तो बॉन्ड बनता है। अब तुम बॉन्ड बनाने के लिए ऐसे ऑर्बिटल का यूज करो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मल्टी डायरेक्शनल ना होकर, हर तरफ ना होकर एक डायरेक्शन में हो, और अगर एक डायरेक्शन में होगी तो ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाएंगे। चमका? आज के बाद कोई पूछे, देखो तुम्हारे इस बात का जवाब कोई भी दे देगा। तुम जाके पूछ लोगे सर हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल में से ज्यादा अच्छा बॉन्ड कौन बनाता है, तो सर बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन कुछ ही सर होंगे जब पूछोगे तुम क्यों, तो जवाब देंगे। क्यों का जवाब वो ऐसा जरूर दे सकते हैं क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रांग होते हैं, तुम चले भी जाओगे। लेकिन ऐसे समझा रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से तो बेकार हो गया। बताओ यार, बेकार टीचर है। छोड़ो, क्या ऐसा समझ आ जाएगा कि अगर प्योर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे ये देखो प्योर प्लस प्योर, इस बात को समझना, प्योर प्लस प्योर कैसा होता है, ऐसा कुछ होगा। मान लो हम P प्लस P ले लें, ठीक है, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, फिर ये यहां से जुड़ जाएगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैपिंग लेस इफेक्टिव होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बन तो ये भी जाएगा। क्या ऐसे बॉन्ड नहीं बनते हैं? आंसर है नहीं, बनते हैं, ये भी बॉन्ड बनते हैं। क्या प्योर प्लस प्योर ओवरलैपिंग दुनिया में कभी होगी ही नहीं? आंसर है होगी, प्योर प्योर ऐसी होगी। लेकिन फर्क समझो, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होगी? क्योंकि हाइब्रिड के अंदर चांसेस हैं, चाहे आप हाइब्रिड प्लस प्योर ले लो, चाहे आप हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड ले लो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है प्लस प्योर ऑर्बिटल है। हाइब्रिड आते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी एक तरफ आ जाती है, ये देखो, तो मजा आएगा ना फिर। अब मजा आएगा ना बीड़ू, ये देख उधर तो इधर भी है, ये किस काम की बॉन्ड में, जबकि आपका न्यूक्लियस तो बेसिकली यूं मान के चलो यहां है, यहां है, तो वो वाली तो बॉन्डिंग रीजन में नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तरह से देखो तो वो तो दूर चली गई। तो बेटर क्या है, जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली भी इधर शिफ्ट हो जाएगी, वो वैसा बन जाएगा। अरे सिंपल है भाई, एक गुब्बारे को बीच में से पकड़, दोनों तरफ बराबर लोब आएगी, तो दोनों तरफ हवा बराबर हो गई। फिर थोड़ा सा नीचे से पकड़, तो नीचे छोटा सा रह गया, ऊपर बड़ा हो गया, तो जो बड़ा है उसमें हवा ज्यादा होगी। हवा से मेरा मतलब यहां इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? देखो यार, स्पैमर हो चाहे कुछ भी हो, जल तो उनकी भी रही होगी कि यार क्या पढ़ा रहा है ये सब भी हमें दिख रहा है साफ साफ। खुद की तारीफ खुद ही कर लो, अच्छा है, कल युग है, क्या करें, कल की अवतार तो पता नहीं कब आएगा, पहले खुद ही निपटाने पड़ेंगी चीजों को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ S and P orbital, directional nature of S increases while P increases its angular nature. नेक्स्ट लेवल पॉइंट, नॉट इन एनसीईआरटी बट समझना। सबसे पहले कॉपी के ऊपर एक MDJ लिखो, और क्या लिखोगे? S
एंगल की दुकान है। क्या लिखोगे इस पॉइंट को लिखते ही? एस एंगल की दुकान है। क्या लिखोगे? ये ऐसा एमडीजे है जो आपके दुख दर्द बहुत सी जगह मिटाएगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स में आपके दुख मिटा देगा जो आपको। अब आप ऐसा क्यों लिखा कि एस एंगल की दुकान है? देखो ये रहा एस, आप इसके पास गए कि भाई और एस क्या हाल है, आप गए, इसने बुलाया क्या हाल है एस, तो इसने कहा बढ़िया बढ़िया एकदम, तू बता, तू सुना राजे मैं ठीक हूं, इसने कहा। तो तुम गए इसको, बेटा ठीक है बढ़िया एकदम। बोला कि और बता तेरे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है? क्या बोला? तेरे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में? तो इसने कहा हर डायरेक्शन में। क्या बोला? हर डायरेक्शन में। आपने कहा कि यार तू लाइफ को किस किस एंगल से देख सकता है? उसने कहा 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक देख सकता हूं। बोले कैसे? बोले ऐसे 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 ऐसे। काटा नहीं है ये। बोले तेरे पास एंगल की वैरायटी है क्या? एंगल की वैरायटी। तो आपने, उसने कहा एंगल की वैरायटी भाई 0 से लेके 360 डिग्री तक तू मर्जी पड़े जैसा एंगल काट ले। क्यों? क्योंकि मैं तो एक स्पीयर हूं और मैं हर तरफ। क्या बोला? मेरा ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि एस एक्स एस वाई और एस जेड नाम का कुछ नाम सुना है क्या? नहीं। तो इसने कहा मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर तरफ है, मल्टी डायरेक्शनल हूं। क्या बोला? मैं मल्टी डायरेक्शनल हूं। दुनिया में मल्टी डायरेक्शनल चीजें नॉन डायरेक्शनल चीजें होती हैं। जैसे जिसको गिटार भी आता है, जिसको स्विमिंग भी आती है, जिसको क्रिकेट भी आता है, जिसको बैडमिंटन भी आता है, जो दौड़ता भी अच्छा है, जो गाता भी अच्छा है, जो नाचता भी अच्छा है, सब कर लेता है। लेकिन वो बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है जब माँ बाप बैठकर मेहमानों के सामने बोल रहे होते हैं कि मेरा बेटा ये भी कर लेता है, 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 ये भी कर लेता है। फिर वो पूछते हैं कि अभी क्या कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, करियर कौन सा चूज करेगा? तो माँ बाप चुप हो जाते हैं, करिए तो कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि एक वक्त पे जाके तो उन सब में से एक को प्राइमरी बनाना पड़ेगा। भाई स्विमिंग अच्छी है तो स्विमिंग में करियर बना, डांसिंग में बना, सिंगिंग में बना, सब हमेशा तो साथ नहीं चल सकते। बिकॉज मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली नॉन डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट इन लाइफ। जो जितने आप देखते हो केमिस्ट्री के अंदर भी, कि मल्टी डायरेक्शनल चीजें जो होती है ना, उनका एक डायरेक्शन नहीं होता। जो हर तरफ है वो किसी एक तरफ नहीं होता है, जिसे बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, या एक और वर्ड होता है ओमिनी डायरेक्शनल। क्या नाम होता है बेटा? ओमिनी डायरेक्शनल। मारुति ओमिनी है क्या? यस वही है। वैन 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 नाम सुना है? मारुति ओमिनी, यही है वो मारुति ओमिनी। उसका नाम ओमिनी क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने, ओमिनी का मतलब होता है मल्टी। अब हम इसका दूसरा मतलब निकाल रहे हैं कि मल्टी का मतलब किसी एक तरफ नहीं। तो मारुति भी तो यही चाहता है कि मेरी गाड़ी एक तरफ ना हो, हर तरफ हो। तो उसने तो इस शब्द का पॉजिटिव मतलब निकाला अपनी गाड़ी के लिए। वो चाहता था कि वो हर तरफ रहे, उसकी गाड़ी हर तरफ बिके, इसलिए उसने नाम रखा ओमिनी। क्या नाम रखा उसने? ओमिनी। ओमिनी, ओमिनी का मतलब होता है जो ओमिनी डायरेक्शनल होते हैं वो हर तरफ होते हैं। ओमिनी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहें कि ओमिनी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल आर बेसिकली नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है। जो सब तरफ है वो किसी एक तरफ नहीं है। जो सब तरफ है वो किसी एक तरफ नहीं है, इसीलिए उनको कहा जाता है ओमिनी डायरेक्शनल। यानी कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो ओमिनी डायरेक्शनल होता है। याद रहेगा, मारुति वैन जो है उसका नाम ओमिनी है। क्लियर बेटा? छोड़ो।
तो आप इसके पास गए, कह रहे भैया मेरे पास एंगल एंगल बहुत एंगल है, बहुत एंगल है। फिर आप इसको बोला कि एक बात बता, डायरेक्शन। बोला एंगल है, बोला डायरेक्शन, नहीं है। क्या बोला? एंगल तो खूब है, डायरेक्शन नहीं है। बोला कि एक बात बता, एक्स एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रॉन है? कह रहा है यार क्यों मजाक कर रहा है, छोड़ना भाई। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है क्या? बोले यार मत करना भाई, यार क्यों छेड़ रहा है। जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है क्या? बोले मैंने कहा ना भाई हर तरफ है यार, मैं ऐसे एक्स वाई जेड नहीं करता। बोले नहीं मुझे तो एक्स वाई जेड पे अलग अलग चाहिए। बोले यार तू चला जा यार यहां से। क्या बोला? तू चला जा, तू पी के पास चला जा। तो वो पी के पास आ गया। कहां आ गया? पी के पास। जैसे अपन इसको पी एक्स मान ले, इसको पी वाई मान ले और इसको पी जेड मान ले। यहां आ गया वो, ठीक है, यहां आ गया, इस जगह पे आ गया। यहां आके बोला डायरेक्शन है? बोले खूब है बोलो तो सही, एक्स पे दूं, वाई पे दूं, जेड पे दूं बोला किस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन है? बोले इस वाले का एक्स पे है, ये वाला मेरा दूसरा बेटा है, इसका वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, ये वाला मेरा तीसरा बेटा है, छोटा है, जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, छोटा है ना, बड़ा वाला बेटा एक्स एक्सिस पे है, छोटा वाला वाई पर है, तीसरा वाला जेड पर है। और सबके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बता सकता हूं कि उसकी एक्स पर है, इसकी वाई पर है और इसकी जेड पर है। एस ये नहीं बता पा रहा था। बताओ यहां पे डायरेक्शन की कोई कमी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस की बात कर सकता है, यानी कि इसको दिशा पता है, दिशा। ये बता सकता है कि एक्स दिशा में मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये बता सकता है कि वाई दिशा में मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये बता सकता है कि जेड दिशा में मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये बात कर सकता है डायरेक्शन की। लेकिन इससे पूछा अच्छा तो बताओ भाई एंगल के बारे में क्या ख्याल है? तो बोला कि ओनली 90 डिग्री। बोले थोड़ी वेराइटी दिखाओ। पास वाले जो एस ऑर्बिटल वाली दुकान है उसने तो वेराइटी दिखा दी, जीरो से, कह रहा 0 से 360 डिग्री कुछ भी ले लो। आपके पास दुकान पे सिर्फ 90 डिग्री एंगल है। जीवन में आप सिर्फ 90 डिग्री ही सोचोगे क्या? ये देखो 90, ये देखो 90, ये देखो 90, ऐसे 90 90 के एंगल है। राइट एंगल कितने? बोले 3 राइट एंगल है, ये लो इसे बन गए 90 90। बोले वेराइटी दिखाओ, थोड़ी और वेराइटी दिखाओ। बगल वालों ने कहा 0 से लेके 360 कुछ भी ले लो, सब है अपने पास। इसने कहा अपने पास सिर्फ 90 डिग्री। क्या बोला? अपने पास सिर्फ 90 डिग्री है। ठीक है भाई, अब जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बताओ, दोनों जब मिक्स हो जाएंगे, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग होने पर इन दोनों की अपनी अपनी कमियां दूर हो जाएगी एंड द मिक्सिंग इज कॉल्ड एज, नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो S और P ही तो मिक्स हुए, ये रहा S, ये रहा P। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो S और P ही तो मिक्स हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन होने पर किसको क्या मिला? जिसके पास जो नहीं था उसे वो मिल गया। इसके पास दिशा नहीं थी, इसे दिशा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि दिशा में दे सकता हूं, डायरेक्शन में दे सकता है, डायरेक्शन है मेरे पास, अपन डायरेक्शन देगा। तो बताओ डायरेक्शनल नेचर का राजा कौन है बेटा? P। एंगुलर नेचर का राजा कौन है बेटा? S। एंगल की कमी किसके पास नहीं है? S के पास। क्या यहां एंगल की कमी है? यस। क्यों? क्योंकि सिर्फ 90 डिग्री है तो कमी हुई ना। इसे बोला कुछ और, किसी और एंगल से दुनिया को देख, कहता है मैं सिर्फ 90 डिग्री से देख सकता हूं जी, सिर्फ 90 डिग्री से देख सकता हूं। बोले और किसी नजर से? बोले नहीं देख सकता 90। बोला तू देखना चाहता है क्या? किसी और एंगल से देखना चाहता है क्या दुनिया को? तो इसने कहा मन तो है। तो बोला एक काम कर, वो बगल में जो S है ना उसके साथ मिक्स हो जा। अगर तुझे अपनी जिंदगी का एंगल बढ़ाना है तो तू मिक्स हो जा, 90 से ज्यादा करना है तो तू मिक्स हो जा। अगर तू अपनी जिंदगी का एंगल 90 से ज्यादा करना चाहता है, मिक्स हो जा। क्यों? क्योंकि एस तो एंगल की दुकान है, दुकान पे जाएगा एंगल ले ले यार, यानी कि मिक्स हो जा और एंगल बढ़ा ले। अब सोचो माहौल तो यहां बनेगा कि तुमको यह चीज पहले से पता थी, जब मिक्स नहीं हुआ, जब P के साथ S मिक्स नहीं हुआ तो एंगल 90 ही रहा विचारों के बीच में। अब अगर ये एंगल बढ़ाना है
तो दुकान पे जाना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा मतलब मिक्स होना पड़ेगा। जब ये मिक्स हो गए, जब ये मिक्स हो गए किसके साथ, ये पी, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड मिक्स हो गए एस के साथ, जिसे हमने हाइब्रिडाइजेशन कहा। जब मिक्स हो गए तो एंगल आया 109.5 डिग्री, यानी 90 से ज्यादा आया ना राजा, क्योंकि 90 रह गया था यहां पे, मिक्स नहीं हुआ तो 90, मिक्स हुआ तो 90 से ज्यादा। बोलो क्यों? क्योंकि इन पी को अब क्या मिल गया था, एस। इन पी को अब क्या मिल गया था, एस। तो बताओ एस बढ़ने पर, एस कैरेक्टर बढ़ने पर एंगल घटेगा, यस, क्योंकि एस सॉरी एंगल बढ़ेगा, यस। तो क्यों? क्योंकि एस एंगल की दुकान है, एस बढ़ाओ एंगल बढ़ाओ। किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो एंगल ज्यादा होगा, उसका एंगल ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो 90 90 90 विचारों को दुकान पे गए, मिक्स हो गए, 90 से ज्यादा हो गए 109.5 डिग्री। समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन का समझ आया? फील आई कि नहीं आई? ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया हो तो बता दो बेटा। आफ्टर मिक्सिंग एंगुलर नेचर, किसका बढ़ेगा, पी का, और डायरेक्शनल नेचर किसको मिलेगा, दोनों अपनी अपनी। देखो उसके भी जीवन का दुख डायरेक्शन है, तो फायदा उसको, ऐसा नहीं ये बिजनेस डील है बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे एंगल मिला, उसे भी तो डायरेक्शन मिली है। तो डायरेक्शनल नेचर वो किसका इंक्रीज होगा, एस का, आफ्टर मिक्सिंग। वही पॉइंट लिखा हुआ है। समझ आ गया? गुड। यही होती बेटा इफेक्टिव टीचिंग। अब आता है कुछ और कंडीशंस, है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब एक तरह से सावधानियां कह लो, जो चीजें हमें पता होना चाहिए कि ऐसा होता है ना। तो ये नोट कर लिया क्या बेटा? फटाफट से बताओ। कर लिया। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। रीजन है ड्यू टू लेसर एनर्जी गैप। रीजन लिखो, ड्यू टू ठीक है। तो कैसे समझोगे इस पॉइंट को? समझो ऐसे कि मैंने कहा 1s फिर 2s, मैं अगर लिख दूं यहां 1s और फिर 2p लिख दूं, तो क्या इसकी मिक्सिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप हाई है, हाई एनर्जी गैप। तो मिक्सिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि वो 2s और 2p है? हो सकता है। क्या 3s और 3p हो सकता है? हो सकता है। क्या 3s 3p और 3d हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम समझ लेंगे। बेसिकली ऑर्बिटल्स ही तो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। बताओ कहानी किसकी थी? कमरे एक जैसे करने थे। इट इज ऑर्बिटल्स विच हाइब्रिडाइज्ड नॉट इलेक्ट्रॉन। गेम इलेक्ट्रॉन का है ही नहीं, डब्बे की कहानी है। डब्बे मिल रहे हैं, एस पी मिल रहा है, एस मिल रहा है, पी मिल रहा है। तो इट इज द ऑर्बिटल्स विच हाइब्रिडाइज नॉट इलेक्ट्रॉन। याद रखना इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं होते हैं, हाइब्रिड डब्बे मिक्स होते हैं, डब्बे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये डब्बों का होता है बेटा। और मिक्सिंग तभी अच्छी होती है जब बहुत ज्यादा एनर्जी गैप ना हो। तुमने 1s ले लिया और तुम 2p ले लो और बोलो sp बना दो, नहीं बनेगा, हाई एनर्जी गैप है। तो इसीलिए जो वैलेंस शेल के होते हैं जिनका एनर्जी गैप कम होता है वही मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ऐसा कोई डब्बा दिखे। सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ऐसा कोई डब्बा दिखे। वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि कोई खाली डब्बा दिखे। जब ऊपर कहानी ये लिख दी कि गेम सारा ऑर्बिटल का है,
तो और एक ऑर्बिटल आपको 3 कंडीशन में दिख सकता है, पूरा भरा, आधा भरा और पूरा खाली। क्या ये तीनों कंडीशन के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो सकते हैं? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का रोल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। इसका मतलब है 3 ही तो कंडीशन है जिसमें आपको ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, पूरा भरा, आधा भरा और खाली, यानी तीनों तरह के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो जरूरत होने पर सेंट्रल एटम, ये सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूं, ऐसा मत बोलना इसका कोई एग्जांपल बताओ, मैं बताऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये सिर्फ पॉइंट के तौर पर याद रखो कि अगर गेम ऑर्बिटल का है तो हर तरह का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, बशर्ते उनके बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए। हर तरह का मेरा मतलब है 3 ही परिस्थितियों में आपको एक ऑर्बिटल दिख सकता है, पूरा भरा, आधा भरा और खाली। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन बन नहीं सकती, तीनों जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए करो। हम बिना हाइब्रिडाइजेशन के भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 4 बॉन्ड बना रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना इज रिलेटेड टू कोवेलेंसी। वो कोवेलेंसी का मैटर है कि उसे कितने बॉन्ड बनाने हैं, उस हिसाब से वो अपनी एक्साइटेशन स्टेट में जा सकता है। यानी यहां पर देखो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो इसने भी कर लिया था ना, हम जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर नहीं कर रहे थे। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका मैटर ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना नहीं करना, वो तो मैटर है कि कितने बॉन्ड बनाने हैं। कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बनाने हैं, तो उसने ऐसा अरेंजमेंट किया एक्साइट करके। तो बॉन्ड कितने बनाने हैं उस पर डिपेंड करता है कि एक्साइट करना है कि नहीं करना है। यह नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन करना है इसलिए एक्साइट करो। तो हाइब्रिडाइजेशन का और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। उत्कर्ष शुक्ला पूछ रहा है, अब देखो ये ऐसे बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, ये बोलेगा कि sp3d क्या होता है, ये बोलेगा कि sp3d2 कैसे बनता है, ये बोलेगा कि sp3d3 कैसे बनता है। अब मैं बोलूंगा कि दीज आर ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन, ये 2 टुकड़ों में होने वाले हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 प्लस pd, यह हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 प्लस pd, सॉरी sp2d प्लस pd, और यह हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2d2 प्लस pd। देख लेना, ज्यादा तो नहीं हो गए, नहीं हुआ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, एस और पी की मिक्सिंग, ये हमारे सिलेबस में है। और एस और पी की मिक्सिंग 3 ही तरह की हो सकती है, sp, sp2 और sp3। डी वाली ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये अलग मिक्स होते हैं, 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 ये अलग मिक्स होते हैं। एमएससी पीएचडी लेवल का है, कहो तो उधेड़ दूं इनको भी, कहो तो उधेड़ दूं, काम तो आएंगे नहीं बेटा, है ना, काम तो आएंगे नहीं। डी की मिक्सिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उसको हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता वो कि एक साथ सब मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसमें ये 3 अलग मिक्स होंगे और ये 2 अलग मिक्स होंगे, ये चार अलग मिक्स होंगे, ये 2 अलग मिक्स होंगे, ये 5 अलग मिक्स होंगे, ये 2 अलग मिक्स होंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। आपके लेवल की बात नहीं है, इसलिए ये सवाल पूछना बंद करो, जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़ो। मैं तो इसका भी धागा खोल दूंगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग का धागा खुल जाएगा, क्या मतलब आ रहा है उससे? मेरा एक लेक्चर वेस्ट हो जाएगा और तुम्हारा टाइम। तो इसलिए शांत बैठो, मैं तो सब कुछ पढ़ा दूंगा। प्रायोर टू का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन से पहले, कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रायोर यही नहीं समझ आ रहा, प्रायर टू, पहले पहले हाइब्रिडाइजेशन से पहले कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। वो जरूरी है कि उसे बॉन्ड कितना बनाना है, उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो भी सकता है, नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से तो लेना देना है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन से लेना देना नहीं, किससे लेना देना, कह रहा कितने बॉन्ड बनाने, तो उस हिसाब से एक्साइट करो, फिर हाइब्रिडाइजेशन करो।
तो कहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितने बनाने हैं, हाइब्रिडाइजेशन से क्या लेन देना उसका। कह रहे नोट करना है क्या सर? करना ही है बेटा, करना ही है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है, मजा आ रहा है ना थियरी पढ़ के, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिस दिन आया उस दिन तुम मजे से टिक करोगे और बाकी छोड़ के आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, कि इतना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का कोई नहीं बताता। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो मैंने तुमको बरसों पहले सिखा दिया था जब वीएससीपीआर खत्म करी थी, और अब अगले पॉइंट वही है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ऐसे ही निकाला। ए बी एन एल एम में हमने एन और एम ही तो जोड़े थे, याद करो ये वाला, कुछ याद आ रहा है? हमने क्या क्या जोड़ा था? लोन पेयर और सिग्मा। हमने क्या जोड़ा था कि अगर लोन पेयर और सिग्मा का टोटल 2 है, टोटल 3 है, टोटल 4 है, टोटल 5 है, टोटल 6 है, टोटल 7 है, यही जोड़ा था ना? सही बताओ, यही जोड़ा था। अब मैं कह रहा हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 ही काम, कैसे याद रखोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल के, ये 4th पॉइंट को कह रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 ही काम, सिग्मा बनाता है, लोन पेयर रखता है। भाई बॉन्ड बनाता है तो ठीक है, बॉन्ड बन गए तो ठीक है, और अगर लोन पेयर भी है तो वो भी हाइब्रिड में होता है। तो लोन पेयर रखता है और बॉन्ड बनाता है, यानी कि मेरे को अगर पता करना हो कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो मैं इन दोनों को काउंट कर लूं क्या? मेरी बात समझ। मैंने कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 ही काम होते हैं, या तो वो सिग्मा बनाता है या वो लोन पेयर रखता है। अब तुमको एक मॉलिक्यूल दिया कि ले बेटा देख इसमें मॉलिक्यूल है ये, तो मैंने पूछा कि बता इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगता है कि कौन कौन मिक्स हुए हैं? एक एस और एक पी मिक्स हुआ होगा तो 2 डब्बे मिक्स हुए होंगे। तो तुम क्या चेक करोगे कि सर एक काम करता हूं, मैं लोन पेयर कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एन कितना है और एम कितना है, जोड़ लेता हूं। जितने मेरे लोन पेयर और सिग्मा आएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उस बेसिस पे मैं आंसर कर सकता हूं कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। ये देखो कि अगर मेरे पास टोटल 2 आ जाता है लोन पेयर सिग्मा मिलाकर, तो सर मैं एसपी लिख दूंगा कि 2 का मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें पता है कौन होंगे, एक एस होगा और एक पी होगा, तो उसी को 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। 2 मिक्स हुए होंगे, यहां 3 मिक्स हुए होंगे, तो कौन हुए होंगे? एक एस और अगले 2 पी मिक्स हुए होंगे, 4, इस तरह से। बाकी इनमें जो ये पीडी 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 है वो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है, बट हम टोटल में तो काउंट कर ही सकते हैं। हाँ वो 2 स्टेप में होते हैं बट टोटल काउंट कर सकते हैं। इसको मैंने 2 स्टेप में बताया, बट टोटल तो उतनी ही रहेगी, चाहे 2 स्टेप में समझो चाहे 1 स्टेप में समझो, यानी कि हमारा ये काम तो हो जाएगा। आरुषि जैन कह रही है कि एक एग्जाम्पल दे दीजिए। गजब आदमी हुए, गजब गजब, सॉरी आदमी नहीं है आरुषि, तो सॉरी, गजब है मतलब। एक एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल दे दो सर। बेटा यार कैसे कैसे, मतलब तगड़े तगड़े चीज हो तुम, खतरनाक ही चीज हो, क्या ही बोलूं मैं अब। ये SO2 मॉलिक्यूल निकाला मान ले तूने, तो ये Ab2L1 आएगा। अब इस Ab2L1 में 2 सिग्मा है प्लस 1 लोन पेयर हो गया। अब 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर हो गया, तो इसका मतलब है टोटल 3 हो गया। टोटल 3 का मतलब है sp2 लिख देना यार। यानी कि इसमें 2 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इस मॉलिक्यूल में 2 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो 2 सिग्मा बना रहे हैं। टोटल इस मॉलिक्यूल में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। टोटल इस मॉलिक्यूल में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें से 2 ने क्या बनाया? सिग्मा, और 1 ने क्या रखा? लोन पेयर। क्या एग्जाम्पल दूं मैं? ये नहीं आता क्या तेरे को निकालना?
कि sp2 का मतलब है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हो, इसका मतलब है sp2 जब भी बोलते हो ना, समझ जाना वो 2 नहीं, वो 3 है। sp2 हाइब्रिड का मतलब यही तो होता है, अभी तो सिखाया। sp2 का मतलब है 2 और 1s, एक s मिला होगा और 2p मिले होंगे, तभी तो sp2 बना होगा। अब तुम बताओ कितने मिले? 3। कितने बनेंगे? 3। तो ये लो, 1 1 1। अब जब 3 डब्बे मिले तो तीनों का कुछ काम होगा। 3 में से 2 ने सिग्मा बनाया होगा और एक के पास लोन पेयर पड़ा होगा, ऐसा है। अब समझ में आया आरुषि? तो हम जब भी किसी का हाइब्रिड, लेट सपोज मैंने NH4 प्लस लिया, अब अगर मैं बोलता हूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बिकॉज दिस इज Ab4L0, तो इसका मतलब है इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पहले तो मुझे यह बताओ। जब तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखते हो तो तुम इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए? इसी तरह से यहां पे तुमने अगर NH3 लिखा तो ये तुम्हारा Ab3L1 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, जब भी तुम किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखते हो, तुम्हारे दिमाग में sp3 लिखते ही आना चाहिए कि कितने हाइब्रिड होंगे। sp3 इज ए टाइप, मैं पूछ रहा हूं उस टाइप के है कितने। ये हम सिर्फ टाइप लिखते हैं कि कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का इसमें, तो तुम बोलते हो sp3 है। अब मेरा अगला सवाल, sp3 तो टाइप हो गया, ऐसे कितने हैं? तो आंसर है sp3 का मतलब 4, तो 4 होंगे ना फिर। तो चारों का काम यहां पर सिग्मा ही बनाना है, देखो, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं। इधर आ जाओ, इसमें कौन बताएगा कि यहां NH3 लिखा तो 3 और 1 आया। अब तुमने जैसे ही sp3 लिखा, बताओ मुझे sp3 का मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑब्वियसली। वहां पर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां पर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दुनिया में जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो तो याद रखना ऐसे 4 हैं, ऐसा लिखते हो ऐसे 4 हैं। sp2 लिखते हो तो सोच लेना एक नहीं ऐसे 3 है, वो तो टाइप है, वो तो नाम है, वो तो नाम है कि इस तरह के हैं। है कितने? तो वो याद करना, वो उतने ही है जितने जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो यहां 4 है। अब इन चारों में से क्या काम है? इन चारों में से क्या काम है? 3 तो सिग्मा बना रहे होंगे, एक लोन पेयर रख रहा होगा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला। तो मुझे बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 ही काम होते हैं। अगर सारे सिग्मा है तो सिग्मा बना लेगा, सिग्मा और लोन पेयर है तो कुछ सिग्मा रखेगा कुछ लोन पेयर, यानी 2 ही काम हुए ना अगले के, कि बॉन्ड बनाना है तो सिग्मा बना, लोन पेयर रखना है तो रख ले। तो हम एक काम करते हैं, लोन पेयर और सिग्मा को काउंट कर लेते हैं, जितने लोन पेयर और सिग्मा होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और उसी हिसाब से उसका नाम रख देंगे। अरे अब तो क्लियर है भाई। कह रहे H2O की बताओ, ले मेरे भाई, खतरनाक लोग है। Ab2L2 अगेन sp3 हो गया, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, यानी कि ऑक्सीजन के पास ये एक sp3, ये एक sp3, ये एक खाली sp3, ये एक sp3, इसमें आ गए लोन पेयर, इससे बन गए सिग्मा, ये ले 2 sp3 में लोन पेयर रखे हैं और 2 sp3 बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे कर ले कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा, तो इसको sp3 लिख दे, अब खुश रहे। यहां हाइड्रोजन लगा दे 1s, इसको sp3 लिख दे, खुश रहे। इसको हाइड्रोजन लगा ले 1s, अब खुश है, अब ठीक है। ये भी sp3, ये भी sp3, तो 2 sp3 में लोन पेयर पड़े हैं, 2 sp3 सिग्मा बना रहे हैं नीचे, ये देख। अभी तो समझ आया होगा। धीरे बेटा, दिख रहा है, दिख रहा है, चीजें दिख रही है। इसमें ऐसा क्या, तो इसमें एक इसमें भी बता, ये ले, ये sp3 है जिसमें लोन पे रखा होगा, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, यहां 1s, यहां 1s, यहां 1s, क्योंकि हाइड्रोजन है, sp3 1s
sp3 1s, sp3 1s के 3 बॉन्ड, sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s, और ये खाली पड़ा है sp3, खाली मतलब बिना काम का बॉन्ड नहीं बना रहा, तो वो रहा लोन पेयर। तो 4 है जिसमें से 3 में 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक लोन पेयर रख रहा है, उसमें चारों बॉन्ड बना रहे, तो चारों बॉन्ड बन जाएंगे। एक कह रहा पाई बॉन्ड नहीं होगा क्या, इनमें तो पाई है नहीं, जिसमें होगा फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बनाता है और लोन पेयर रखता है। तो सर फिर कौन बना रहा होगा पाई? जो बच गया होगा, हो सकता हो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा किसी ने, वो पाई बना रहा होगा। हो सकता हो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, वो बना रहा होगा पाई। ये ले SO2 समझ लेना, SO2 नहीं समझ सकता क्या तू? SO2 नहीं समझ सकता क्या? अभी कंफ्यूज होना चाहते हो? अभी बता देता हूं। आगे बढ़ना चाहते हो? मैं अभी बता देता हूं। मैं अभी इसमें समझा सकता हूं बिकॉज SO2 में 2 पाई हैं और 2 सिग्मा है। तो 2 सिग्मा का हिसाब तो हमें पता है कि ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहे हैं, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा, ये पाई, इसमें 2 सिग्मा है और एक यहां पे लोन पेयर है। तो मेरे को इसका हिसाब तो पता है कि 2 सिग्मा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहे होंगे और एक लोन पेयर है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा होगा। तो मैंने इसका हिसाब तो बता दिया, यानी हमारे पास 3 डब्बों का हिसाब है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। अब अगर जो बच गए होंगे उससे फिर ये पाई बना रहा होगा। जैसे sp2 लिखते ही तुम्हारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि एक तो p बच गया। अगर ये भी काम आता तो sp3 बोलते ना, यानी कि सल्फर के पास एक तो p बच गया, और क्योंकि सल्फर 3rd पीरियड का है तो उसके पास d भी खाली है, तो एक पाई बन रहा होगा वो p से बना रहा होगा और दूसरा आगे वाले खाली d से बना रहा होगा। तो पाई जो है वो प्योर से बनते हैं। अभी रहने दो बेटा, मेरी भी बात मान लो, कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस होगा इतने साल का, अभी रहने दो, ठीक है? अभी रहने दो, मत उलझो, जो समझा रहा हूं समझ लो, ठीक है ना? अभी रहने दो। ऐसे सवाल आते हैं कि इसके अंदर जो पाई है वो कौन सा पाई है, वो मैं सब समझा दूंगा। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें ये देख लिया हमने, ठीक है? अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो सिर्फ आपको याद रखना है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। ये वाले हम अच्छे से करेंगे बिकॉज अभी टाइम हो गया, तो हम आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करने वाले हैं। अभी आज हम ये वाला कर लेते हैं और ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो ये वाला कर लेते हैं। तो ये क्या है कि आपको खाली याद रखना है बस, क्योंकि मैं समझाऊंगा फिर भी सवाल वही आएगा, मैं नहीं समझाऊंगा फिर भी सवाल वही आएगा। तो बेटर है सवाल पे ध्यान दो। डी हाइब्रिडाइजेशन, देखो कितने हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें हमारे पास डी आता है? क्या sp में आता है? नहीं आता है। sp2 में आता है? नहीं आता है। sp3 में आता है? नहीं आता है। पहला ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डी आता है वो sp3d है, फिर sp3d2 है और फिर sp3d3 है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हो सकता हो आप मॉड्यूल में ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन भी देखो, हो सकता हो आप ऐसा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देखो, dsp3 भी देखो, हो सकता हो आप d2sp3 भी देखो। इस तरह के टाइप को अभी छोड़ दीजिए, ये 12th क्लास के हैं, हम वहीं समझ लेंगे, ठीक है? ये 12th क्लास में है, तो ऐसा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आए तो मैं वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोलोगे सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? तो फर्क है, ये डी को पहले और बाद में लिखने से बदल जाती है चीज। और ये कहां आएगा? ये आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कहां आएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आएगा, तो हम तब बात करेंगे। तो अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन की बात हम नहीं करेंगे, इसे रहने दीजिए। इसे आप क्या करोगे? रहने दो, ठीक है बेटा? तो ये अब क्योंकि आपको लगेगा sp3d बोलूं या dsp3 बोलूं, एक ही तो बात है, एक ही नहीं है।
हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेम है, बट डी को पहले लिखना और डी को बाद में लिखना इज डिफरेंट, और वो हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ऐसा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसे अभी अवॉइड करें। आपका काम है, सबको पता है, एक एस है, 3 पी है और एक डी है। अब सब बोलेंगे कि सर डी तो 5 होते हैं, और वो 5 कौन से होते हैं? बोले डी एक्स, सर डी जेड होता है, डी जेड स्क्वायर होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है और डी एक्स जेड होता है। ये होते हैं एक्सियल और ये होते हैं नॉन एक्सियल। बताए होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर ने, ये एक्सियल होते हैं क्योंकि ये एक्सिस पे होते हैं, ये एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इनको नॉन एक्सियल बोला जाता है। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, उसमें हमेशा प्रेफरेंस जो होती है वो एक्सियल को दी जाती है, यानी कि जब पहला डी है वो तो डीजेड स्क्वायर होगा। अब 2 आ गए तो दोनों को प्रेफरेंस दे दो, यानी डीजेड स्क्वायर तो है ही, साथ में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख दो। अब 3 आ गए तो पहले 2 तो सेम हो गए, क्योंकि पहले प्रायोरिटी तो एक्सीएल को ही दी जाती है, क्योंकि सिग्मा बनाने में आसानी होती है और हाइब्रिड का काम सिग्मा ही बनाना होता है। और उसके बाद आता है हमारे पास डी एक्स वाई। मजबूरी में हमें एक नॉन एक्सीएल उठाना होता है, तो आपको सिर्फ यह याद रखना है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है, इस हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है, इस हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है। कैसे याद करोगे? D1 तो ये, D2 तो उसको कॉपी करो, अगला लिखो, D3 तो ये दोनों कॉपी करो, मतलब पेस्ट करो और उससे अगला लिखो। बेसिकली 1 में 1, 2 में 2, 2 में 3। अब आप बोलोगे ये तो वही है, 1 S और 3 P, 1 S और 3 P। यानी अगर कंप्लीट सेट की बात करोगे तो इनके साथ कंप्लीट सेट की बात करो, इसके कंप्लीट सेट की बात करो, S प्लस, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। कौन कौन मिक्स हो रहा है इसमें? कौन कौन मिक्स हो रहा है इसमें? S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। इसमें कौन कौन मिक्स हो रहा है बेटा? S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो तो सेम ही है, sp3 तो सब में सेम है, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, वो नया तो बनेगा नहीं। P जो 3 होते हैं वो पी एक्स पी वाई पी जेड, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, अब 3 है तो डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई। सर सवाल कैसे आते हैं? बहुत आसान, जैसे इन ClF3 molecule type of d orbital used by chlorine atom is R। पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और चौथा है डी जेड स्क्वायर। अगर वो याद है तो ये सवाल हो जाएगा। ये रहा 45 सेकंड का पोल, आराम से करो इसको, मस्त मजे से लगाओ दिमाग। सबसे पहले क्या करोगे? ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अभी फिर से तुम्हें जरूरत पड़ेगी VACPR की। तो मैं तो पिछली क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बेटा निकालना सीख ले, ABNLM निकालना सीख ले। सर DXY की जगह DYZ ले सकते हैं क्या? नहीं लेंगे बेटा, DXY ही लेंगे। जो लिख दिया वो लिख दिया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो 73% लोगों ने आंसर सही किया है। और लीडर बोर्ड में अगर बात करें, मलिक मोहसिन कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल कुमार झा, स्वागत है आपका एक बार फिर से। संजना राय
बिल्कुल आपकी राय सही थी कि डीजेड स्क्वायर ही होगा। अली मलिक, तनीश, आफ्ताब, गौरव वर्मा को भी बहुत बहुत बधाई, है ना। और आंसर हो जाएगा इसका क्या, 4। अरे ClF3 है। सबसे पहला काम हम इसका मॉलिक्यूल का टाइप निकालेंगे विच इज Ab3L2। जैसे ही Ab3L2 आएगा बात खत्म हो गई, वहीं पे बात खत्म हो गई। 5 है तो sp3d हो गया। जैसे ही sp3d आया अब तो आंसर आ ही गया हमारे पास, हो गया। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आते ही तो खेल ही खत्म हो गया सवाल। एक और सवाल करो फिर पक्का जा रहा हूं। सेट ऑफ ऑर्बिटल्स remains pure after hybridization in SF6 molecule। थोड़ा देख लेना, उल्टा सवाल है। पहला S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, अच्छा कोमा लगा लेता हूं, S पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा S पी एक्स पी वाई डी जेड स्क्वायर। तीसरा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। चौथा S डी एक्स या डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड डी एक्स वाई। लगाओ दिमाग, करो सवाल। मैंने कहा सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। जितने भी दौड़ रहे हैं ना आगे आगे, मैंने कहा सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं उल्टा सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। अभी भी मौका है, मैं नहीं चाहता उस परसेंटेज को खराब देखना। शांति से रुक जाओ, रुक जाओ, सब्र करो। सब्र करो। पिछला सवाल था कि क्या यूज हुआ है, ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है बेटा जी। ये सवाल है कि क्या बच गया है यूज होने के बाद। समझो बात को, समझो बात को, समझो बात को। अब अभी भी लोग ए लिख रहे हैं, अभी भी लोग ए लिख रहे हैं। ओ हो। खैर चलो, हो गया टाइम, आंसर लगा लेते हैं। सिर्फ 30, मैंने कहा ना ये धोखा है, ये जल्दबाजी। देखो बेटा, या तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, या तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, या तुम सवाल नहीं समझे। ये कह रहा है कि कौन से प्योर रह गए। प्योर रहने का मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए। ये तो वो है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए। सबसे पहले SF6 निकालो। SF6 निकालते ही दिमाग में AB6L0 आएगा। AB6 दिमाग में आते ही, AB6 दिमाग में आते ही sp3d2 आएगा। तो sp3d2 का मतलब क्या है ये बताओ पहले तो। S हो गया, px हो गया, py हो गया, pz हो गया, dz स्क्वायर हो गया और dx स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। ये तो यूज हो गए ना, यूज्ड। तो क्या बचा होगा, 5 डब्बे होते हैं डी के, 5 डब्बे होते हैं डी के। अब 5 में से तुमने 2 काम में ले लिए, तो ये 3 काम में नहीं आए, तो ये नॉट यूज्ड, रिमेन्स प्योर।
जो मिक्स नहीं हुआ वो प्योर ही रह गया, ऐसा ही रह गया। अरे हमें दो चाहिए थे, हमने ये दो लिए, तो तुम पहला आंसर क्यों लगा रहे हो? मैंने तो पूछा कौन से नहीं लिए, कि कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल प्योर रह गया हाइब्रिडाइजेशन के बाद। यह हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये बोल रहे हो तो ये यूज हो गया, तो बचा क्या? 5 डब्बे थे, है ना, डी के ही बचेंगे ऑब्वियसली। एस का तो बचने से रहा, एक होता है काम में आ गया, पी के 3 है काम आ गया, तो 5 में से 2 ही काम आए, यानी कि जो बच गए वो ये रहे। अंग्रेजी समझ नहीं आती क्या? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया क्यों? मैंने इतना थोड़ी देर पहले तो चिल्ला चिल्ला के बोला है कि प्योर का मतलब वो होता है जो मिक्स नहीं होता है। और कैसे समझाऊं? क्या मैंने नहीं बताया तुमको कि प्योर ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स जो कि मिक्स नहीं होते हैं? तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाते ना, थोड़ा दिमाग लगाते। ऐसा भी क्या हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन सा ऑर्बिटल का सेट प्योर रह जाएगा SF6 मॉलिक्यूल में? ये अंग्रेजी भी सही है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने बहुत सही लिखी है अंग्रेजी। रिमेन्स प्योर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन प्योर बच जाता है? तो ये बच गए ना 3, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, इतना ही चाहिए हमें, तो हमने इनको मिक्स नहीं किया। कोई बात नहीं, ऐसे सवाल करके लाओगे, ऐसे सवाल और करके ले आना। मैं तुम्हें मॉलिक्यूल दे देता हूं, होमवर्क दे रहा हूं बेटा, होमवर्क इधर दे रहा हूं मॉलिक्यूल, इधर दे रहा हूं सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड और सेट ऑफ ऑर्बिटल्स रिमेन्स प्योर। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल SF4, दूसरा मॉलिक्यूल ICl4 माइनस, तीसरा मॉलिक्यूल IF7, चौथा मॉलिक्यूल XCF2, पांचवा मॉलिक्यूल XCF6, सिक्स्थ मॉलिक्यूल PCl5। कर लोगे अब? तो अब कर लोगे? ये कौन पूरा सेट लिखना है, ठीक है। केवल डी भी लिख सकते हो आप, यहां पे एक कॉलम और बना के कि टाइप ऑफ डी यूज्ड, बट मैंने यहां पे लिखा है सेट ऑफ ऑर्बिटल कंप्लीट। मतलब जो भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसमें कॉमन ही होगा, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस जेड तो कॉमन होंगे, बाकी अकॉर्डिंग टू डी जो है वो मैंने पीछे बता रखा है वो, और जो बचे हुए हैं वो इधर लिखने पड़ेंगे। कर लोगे ना पक्का? चलो इसको होमवर्क को डिस्कस करेंगे हम। और आज काफी स्लो पढ़ाया मैंने, मैं जानता हूं, लेकिन मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। चलो फिर बात करते हैं दूसरी, मजा आया कि नहीं आया बेटा जल्दी बता दो। कितने बच्चों को समझ आ गया, मजा आया हो तो दिल से। स्पैमर भी मेरे भाई लोग हैं बेटा, मेरा पसंद नहीं आ रहा है पढ़ना, कोई बात नहीं, लेकिन दिल पे हाथ रख के फीडबैक देना, क्योंकि स्पैमिंग करना ठीक है, लेकिन फीडबैक वो होता है जो हमें आगे के लेक्चर के लिए कॉन्फिडेंस देता है बेटा। तो प्लीज बताना कि फील आई कि नहीं आई, समझ आया कि नहीं आया। आपके सामने ऊपर अंगूठा नीचे अंगूठा है, देख लो। चलो 95.58% लोगों को समझ आया है, काफी अच्छा है, एक फोटो तो बनता है इसका भी। चलिए थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। बाकी मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इन 4% लोगों के लिए भी चिंतित हूं कि इन्हें क्यों नहीं समझ आया। वो मैं अपनी ही कमी मानता होऊंगा कुछ, और मैं उसे इंप्रूव करने की जरूर कोशिश करूंगा।
शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार, गुड नाइट।